हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल एग्जाम के लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं एडुटेरिया बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 और इस बुक में टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं। आज हम लोग सेट नंबर 9 को पूरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के सेट नंबर 8 तक को पूरी डिटेल में कवर कराया हुआ है। अगर आपने इनको नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। इन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको आज के इस सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल एग्ज़ाम की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी दबा लीजिए ताकि जब भी बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल एग्जाम से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त हो जाएगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बीएसएससी सेकंड इंटर लेवल एग्जाम के लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं बीएसएससी इंटर स्तरीय प्रैक्टिस सेट्स सेट नंबर 9 को आज हम पूरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के 8 तक को कवर करा दिया था। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। सभी वीडियोज़ का लिंक आपको आज की सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि प्रश्न जो है आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था। अगर आप आंसर पहले से जानते हैं तो आंसर कमेंट बॉक्स में देकर के बताते चलेंगे। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन होते चलेगा और साथ ही साथ जो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा उसको भी ध्यानपूर्वक अवश्य सुनेंगे। इस तरह से एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1919 वायसराय चेम्सफोर्ड के समय में आया था और इसके द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत किया गया था और इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है, भारत शासन अधिनियम 1919 को। और इसी के द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था और इसके द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की भी स्थापना की गई थी। इसे भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय न्यायिक प्रणाली में लोक जनहित याचिका, जिसको कि पिल कहा जाता है, पिल को अंग्रेजी में कहा जाता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है ना, इसकी अवधारणा किस देश से ली गई है। भारतीय न्यायिक प्रणाली में लोक जनहित याचिका यानी कि पिल की अवधारणा किस देश से ली गई है। देखिए दरअसल पिल होता क्या है, तो यहाँ पर देखिए लोक जनहित याचिका की शुरुआत जान लीजिए यूएसए में हुई थी, यानी कि अमेरिका में हुई थी और वहीं से इसे भारतीय न्यायिक प्रणाली में लिया गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए जनहित याचिका भारतीय कानून में सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमे का प्रावधान है। देखिए अन्य समान अदालती याचिकाओं से अलग है और इसमें यह आवश्यक नहीं है कि पीड़ित पक्ष स्वयं अदालत में जाए। यह किसी भी न्यायालय या किसी भी नागरिक या स्वयं न्यायालय के द्वारा पीड़ितों के पक्ष में दायर किया जा सकता है, ठीक है। और भारत में जो पिल है यानी कि जनहित याचिका, इसके जनक जस्टिस PN भगवती को माना जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि राज्य पुनर्गठन से संबंधित JVP समिति जो है, यहाँ पर देखिए राज्य पुनर्गठन से संबंधित JVP समिति ने कब अपनी सिफारिश सरकार के समक्ष पेश किया था। अब यहाँ पे देखिए JVP कमेटी जो है यह लोकप्रिय थी किस नाम से, तो याद रखिएगा यह आपका जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद आपका हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया के नाम से, ठीक है ना। ये इसमें थे राज्य पुनर्गठन के जो मुद्दे थे उसी के जांच के लिए, समीक्षा के लिए JVP समिति का गठन 1948 में किया गया था और इसने अपनी रिपोर्ट 1949 में सरकार को सौंपी, जिसने भाषाई आधार को तत्कालीन समय में अव्यावहारिक बताया था, ठीक है ना। तो आपका रिपोर्ट पूछा गया, सिफारिश सरकार के समक्ष कब प्रस्तुत किया था,
तो ध्यान रखिएगा 1949 में ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित प्रणाली थी। तो इसमें से अगर हम बात करें तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार अखिल भारतीय संघ, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय संघ की स्थापना 11 ब्रिटिश प्रांत 6 कमिश्नरी और उन देशी रियासतों से मिलाकर के होनी थी जो स्वयं से इस संघ में सम्मिलित होना चाहते हैं। और इसमें क्या था, प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों के लिए यह ऐच्छिक था। इससे भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। और देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 की कुछ विशेषताएं मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि प्रांतीय स्वायत्तता, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, संघीय न्यायालय, ठीक है ना, ये सब आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सरकारिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा के लिए। तो आपको याद होगा जून 1983 में केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने और उसको सुदृढ़ करने हेतु सुझाव देने के लिए न्यायमूर्ति रंजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। तो ये संघ और राज्य के मध्य संबंधों की, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सेशन को लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है और आप हमारी मदद कर सकते हैं किस प्रकार से, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके। चलिए, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में महान न्यायवादी के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य दिया गया है? कौन सा कथन सत्य है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 जो है, इसके अंतर्गत इसके पद का सृजन किया गया है। महान न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह पद धारण करता है। और देखिए, यह बिना किसी सरकार की, यानी बिना सरकारी अनुमति के किसी आपराधिक मामलों में व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता। बिल्कुल, ये दोनों सही दिया गया है। और संसद की संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है, परंतु इसको मत देने का अधिकार नहीं है। लेकिन यहाँ पर दिया गया है भाग ले सकता है एवं अपना मत भी दे सकता है, जो कि गलत दिया गया है। इसलिए 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं सी में दिया गया है। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 7 है कि पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत की गई है? देखिए, आरक्षण संबंधी प्रावधान मैं आपको बताया था, इस तरह का प्रश्न पहले भी मैंने आपको कराया हुआ है जब मैं डिटेल में बता रहा था। तो यहाँ पर 243 का डी हो जाएगा, ठीक है ना। 243 के डी में महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 243H क्या है? तो इसमें पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियों और उनकी निधियों का उल्लेख है। अनुच्छेद 243E में क्या है? पंचायतों की अवधि है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, पंचायतों की अवधि है। और 243G में क्या है? तो पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व है। ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। देखिए, धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो, विधान परिषद में कितने समय तक पड़ा रह सकता है, बताएंगे? तो देखिए, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 197 है, इसके तहत धन विधेयक से भिन्न, यानी कि धन विधेयक से अलग विधेयक के बारे में चर्चा की गई है। और ऐसे विधेयक को यदि विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो और उसके बाद विधान परिषद उस विधेयक को 3 माह से ज़्यादा समय तक नहीं रोक सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3 माह। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 1934 में कहाँ कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में आपको याद होगा पटना में किया गया था। जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मासानी, राम मनोहर लोहिया, इन सब प्रमुख नेताओं के सहायता से। और आपको पता है इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे और सचिव जयप्रकाश नारायण जी थे। तो यहाँ पर पटना राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि रेड क्लिफ समिति किसके द्वारा नियुक्त की गई थी, किसके लिए नियुक्त की गई थी? किसके लिए रेड क्लिफ समिति नियुक्त की गई थी? तो रेड क्लिफ समिति की नियुक्ति तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा 1947 में किया गया था। और इस समिति में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा नामित 2-2 सदस्य भी थे। और इसी समिति की अनुशंसा पर भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा का निर्धारण किया गया था, रेड क्लिफ रेखा, आपको याद होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए डी हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक के लेखक कौन है। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन के लेखक कौन है, तो इसको लिखा है राम मनोहर लोहिया जी ने। राम मनोहर लोहिया जी ने लिखा है। अच्छा, राजेंद्र प्रसाद जी की एक पुस्तक है जो बार बार आजकल पूछा जा रहा है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस। ठीक है ना, याद रखिएगा, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस। क्लियर ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा किस वर्ष दास्ता को अपराध घोषित किया गया था। अच्छा, दास्ता जो था यह आपको याद होगा 1843 के एक्ट के द्वारा जो है भारत में जो तत्कालीन गवर्नर जनरल था लॉर्ड एलनबरो, इसी ने दास प्रथा को उन्मूलित किया था, उन्मूलन किया था इसका। और 1860 ईस्वी में 1860 में भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दास्ता को अपराध घोषित किया गया। ठीक है ना, तो 1860 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस के किस स्थान पर हुए अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष की नेता की उपाधि दी गई थी, तो ये आपका बनारस में हुआ था 1905 में। ठीक है ना, और इसकी अध्यक्षता इन्होंने ही किया था। और इस अधिवेशन में बंग भंग की निंदा की गई और इसी अधिवेशन में स्वराज पर चर्चा के दौरान गोपाल कृष्ण गोखले जी को विपक्ष के नेता की उपाधि भी दी गई थी। गांधी जी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था। रॉलेट एक्ट लागू हुआ था 19 मार्च 1919 को, 19 मार्च 1919 को। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और देखिए, इसी के कारण गांधी जी ने जो है पूरे देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था और इन्होंने जो है हड़ताल का आयोजन किया था कब, तो 6 अप्रैल 1919 को, 6 अप्रैल 1919 को। अच्छा, जो अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को। ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र यानी कि गुलामी का दास्ता आप कह सकते हैं, किसने कहा था, तो ये आपको भी याद होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। ठीक है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, बिहार में लोटा विद्रोह हुआ था, किस स्थान पर हुआ था, 1856 में लोटा विद्रोह हुआ था और कहाँ पर हुआ था, तो फ्रेंड्स 1856 में लोटा विद्रोह जो है ये मुजफ्फरपुर में हुआ था। क्यों हुआ था, तो वहाँ के जो जेल के कैदी थे पहले उनको पीतल के लोटा दिया जाता था, बाद में पीतल के स्थान पर मिट्टी का लोटा दिया जाने लगा, जिसके कारण उन्होंने विद्रोह किया था। मुजफ्फरपुर राइट आंसर हो जाएगा। अकबर के शासनकाल में बिहार कितने सरकारों में विभाजित था, सरकार या सूबा कहिए, ठीक है ना, सूबा कहिए या प्रांत कहिए। तो देखिए, अबुल फजल के द्वारा रचित आईने अकबरी के अनुसार बिहार उस समय 7 सरकार या 7 सूबों में विभाजित था। कौन कौन से, तो एक स्वयं बिहार नाम था, एक मुंगेर, उंगली पर काउंट कर दिए, 7 सूबा बिहार, मुंगेर, रोहतास, तिरहुत, हाजीपुर, सारण और चंपारण। ठीक है ना, और प्रशासनिक सुविधा के लिए इन्हें 199 परगनों में बांटा गया था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था, सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था, तो फ्रेंड्स सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को मजलिस खलवत कहा जाता था और मुगल काल में मंत्रिपरिषद को विजारत कहा जाता था, मुगल काल में मंत्रिपरिषद को विजारत कहा जाता था। ठीक है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल में किस नदी को हिरण्यणी कहा गया है, हिरण्यणी कहा गया है किस नदी को, तो फ्रेंड्स यह कहा गया है किसको, सिंधु नदी को। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण उसे हिरण्यणी कहा गया था। ठीक है ना, और सिंधु नदी का ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख हुआ है। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और सबसे पवित्र नदी अगर पूछेगा तो यह सरस्वती नदी थी, जिसको कि मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा भी कहा गया है। भगवान महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था, भगवान महावीर के बारे में आपको पता भी होगा, बताने की आवश्यकता नहीं है, जैन धर्म के आखिरी और 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है ना, 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। क्लियर। और पूछा गया है कि प्रथम अनुयायी जो थे इनके स्वयं दामाद थे, इनकी पुत्री का नाम जो था ना महावीर जी का, इनकी पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी और इन्हीं के पति थे जामिल, जो भगवान महावीर के प्रथम अनुयायी हुए थे, शिष्य हुए थे। अच्छा, प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी, अगर प्रश्न पूछा जाए प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी, तो ये चंपा थी, याद रखिएगा। ठीक है ना, चंपा प्रथम जैन भिक्षुणी थी। जब ग्रीनविच में दोपहर का 1 बजा हो, जरा ध्यान दीजिएगा, ग्रीनविच में दोपहर का 1 बजा हो, उस समय भारत का मानक समय क्या होगा। देखिए, अब आपको पहले मैं बता देता हूँ कि ग्रीनविच मेरिडियन टाइम जो है GMT 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है। क्लियर।
भारत का जो है ग्रीनविच से कितना 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है भारत में। जब पूर्व में स्थित है इसका मतलब कि 1 डिग्री पूर्वी देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगा, 4 मिनट का, ठीक है ना। पश्चिम में होता है तो माइनस होता है, लेकिन पूर्व में है तो 4 मिनट का समय लगा। क्लियर। अब ये 0 डिग्री पर है कौन, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, और भारत 82.5 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो इसका मतलब है आप क्या करेंगे, 1 डिग्री में 4 मिनट का समय लगा, चूंकि 0 पर है ना, तो 82.5 डिग्री पर कितना समय लगेगा, तो 82.5 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौक 20, ठीक है, 4 दूना 8 और 2 10, यहाँ डेसिमल दीजिए, 4 दूना 8 2 10 और 8 चौका 32 और 1 33, यानी कि 330 मिनट। इसको घंटा में बदलिए, तो वैसे आप जब घंटा में बदलेंगे इसको तो आप देख सकते हैं कि इसको कैसे हो जाएगा, 60 मिनट में 1 घंटा होता है। तो वैसे भी आपका यहाँ पर देखेंगे तो 5 घंटा हो जाएगा 300 मिनट, और फिर यहाँ पर देखिए 30 मिनट और बच गया, तो 5 घंटा 30 मिनट आगे है। तो यानी कि 1 बज रहा है, तो आगे आप जोड़ लीजिए तो 5 1 6, 6:30 बज जाएगा इंडिया में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोपहर का है तो शाम के 6:30 बजेगा, जो कि कहाँ पर दिया गया, शाम 6:30 बजे। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए पृथ्वी की अपने कक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को क्या कहते हैं। निकटतम दूरी और एक अधिकतम दूरी होता है। निकटतम दूरी होता है 3 जनवरी के दिन, जिसको कि हम लोग उपसौर कहते हैं, जिसको कि हम लोग उपसौर कहते हैं। और अधिकतम दूरी होता है कब, तो ये 4 जुलाई के दिन होता है, इसको हम लोग कहते हैं अपसौर। दोनों को ध्यान रखिएगा, निकटतम 3 जनवरी के दिन उपसौर कहा जाता है, अधिकतम 4 जुलाई के दिन इसको अपसौर कहा जाता है। दक्षिणी भारत की सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन, अनाईमुडी है और यह अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। दूसरा सबसे ऊंचा चोटी दक्षिण भारत का पूछता तो डोडा बेटा होता। सर्वोच्च जो है ये अनाईमुडी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है नर्मदा और ताप्ती नदी। और नर्मदा और ताप्ती जो है ना डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, डेल्टा का निर्माण ये नदियां नहीं करती हैं, ये एस्चुरी का निर्माण करती है, ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए नर्मदा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और नर्मदा नदी पर आपको पता है कि कौन सा जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात। सूची दिया गया है, मिलान करना, एक तरफ समुद्री जलधाराएं हैं, दूसरी तरफ किस महासागर से ये संबंधित है। तो अग्लुहास ये हिंद महासागर की जलधारा है, एलेनिनो जो है ये दक्षिणी प्रशांत की है, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है। और क्यूरेशियो जो है ये उत्तरी प्रशांत की है, और बेंगुएला जो है ये दक्षिणी अटलांटिका की है। तो इस तरह से मिला लीजिएगा, 1 4 3 2 राइट आंसर हो जाएगा, 1 4 3 2 यहाँ पर देखिए दिख रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुशमैन प्रजाति कहाँ पर पाए जाते हैं। बुशमैन प्रजाति जो है ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो फ्रेंड्स ये कालाहारी रेगिस्तान में, कालाहारी मरुस्थल जो है वहाँ पर, ठीक है। और एक पिग्मी जनजाति है, पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन में पाए जाते हैं, ये भी आपको याद भी होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम एवं मुहाना भारतीय गणराज्य में है। भारतीय गणराज्य में है, कौन सी नदी है बताइए। तो इसमें से अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, इनका उद्गम तिब्बत में है जो कि चीन का क्षेत्र है। तो भारत में गोदावरी का हो जाएगा। गोदावरी का उद्गम कहाँ से है, तो फ्रेंड्स आपको याद होगा नासिक, जो महाराष्ट्र में नासिक है, जो त्रयंबकम पहाड़ी है वहीं से यह निकलती है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक स्थित है। ग्रैंड बैंक जो है यह विश्व में सबसे संपन्न मछली पकड़ने का एक क्षेत्र है, एरिया है, और यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, ठीक है ना, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो यहाँ पर देखिएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर अटलांटिक महासागर में। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा या मुद्राएं कृत्रिम समझी जाती है। कृत्रिम कौन सी मुद्रा समझी जाती हैं, तो देखिए ऐसी मुद्रा जो चलन में नहीं होती है तथा केवल लेखांकन उद्देश्य के लिए होती है, उनको कृत्रिम मुद्रा कहा जाता है। और इसमें से कृत्रिम मुद्रा जो है ये SDR है, जिसको कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स कहा जाता है, और इसे पेपर गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। SDR जो है एक ऐसी मुद्रा है जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के लेन देन के लेखांकन के इस्तेमाल होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर SDR हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ADR, ADR का मतलब है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, ठीक है, और GDR का मतलब होता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, ठीक है ना।
तो ये सब ध्यान रखिएगा। भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई होती है, तो भारत में सिक्कों की ढलाई जो होती है, भारत में मुंबई, कलकत्ता और हैदराबाद में टकसाल हैं, यानी कि सिक्के की ढलाई होती है, ठीक है ना। इसके बाद जो है नोएडा में भी एक टकसाल स्थापित किया गया है, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा में भी टकसाल है। बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य क्या है? बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य क्या है? तो बाजार क्या होता है? वैसा जगह है जहाँ पर वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय होता है, ठीक है ना। और आपको पता है कि बाजार के अस्तित्व के लिए कीमत सबसे आधारभूत तत्व होता है, ठीक है। तो ये कीमतें हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? पीएम कुसुम योजना यानी कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान, ठीक है ना। और आपको याद होगा कि पीएम कुसुम योजना को 2019 में प्रारंभ किया गया था किसानों को डीजल और किरोसिन पर निर्भरता समाप्त करने के लिए, और जो सोलर पंप सेट हैं यानी कि पंप सेट को सौर ऊर्जा से जोड़ने के लिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। 2019 में जो है इसको आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है? बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगा, निश्चित रूप से बेरोजगारी नहीं होगी। चलो उसके बाद देखिएगा कि बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? बिहार ऐसा पहला राज्य था जिसने पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दिया था 2006 में, ठीक है ना, 2006 में। और अभी मैंने आपको बताया था कि संविधान का 243 डी जो है इसमें जो है आरक्षण है, पंचायत में आरक्षण, ठीक है ना। चलिए 2006 राइट आंसर हो जाएगा। भंडारी समिति किससे संबंधित है? भंडारी समिति संबंधित किससे है? भंडारी समिति का संबंध जो है ये आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से, ठीक है। नरसिम्हन समिति याद रखिएगा वित्तीय बैंकिंग सुधार से है, ठीक है। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार से है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुशासन पुरस्कार योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? सुशासन पुरस्कार योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया, और इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य कार्यस्थल पर असाधारण प्रयास करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करना है। तो यहाँ पर हरियाणा राइट आंसर हो जाएगा। रिफॉर्म नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? रिफॉर्म नेशन पुस्तक को लिखा है किसने? तो इसको लिखा है गौतम चिकरमाने ने, गौतम चिकरमाने ने, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। अंबेडकर ये लाइफ जो है, अंबेडकर ए लाइफ, अंबेडकर ए लाइफ ये लिखा है शशि थरूर ने। सलमान रुश्दी की पुस्तक विक्ट्री सिटी है, ठीक है। और माई लाइफ एज ए कॉमरेड, माई लाइफ एज ए कॉमरेड के शैलजा की है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए 19वां नाम शिखर सम्मेलन यानी कि नन अलाइक जो मूवमेंट है शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो देखिए इसका आयोजन अब 2024 में होने वाला है, कहाँ पर? तो युगांडा की राजधानी कंपाला में, युगांडा की राजधानी कंपाला में। इससे पहले वाला हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? अजरबैजान के बाकू में हुआ था। अच्छा अभी जो होने वाला है इसमें भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर भाग लेंगे। अर्जुन अवार्ड 2023 से सम्मानित तरुण ढिल्लों का संबंध किस खेल से है? तरुण ढिल्लों को अर्जुन पुरस्कार 2023 में दिया गया था, और 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया था पिछले साल, और तरुण ढिल्लों का संबंध पैरा बैडमिंटन से है। तो यहाँ पर देखिएगा पैरा बैडमिंटन राइट आंसर हो जाएगा। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, देखिए एक आपका इंटरनेशनल बुकर प्राइज है जो कि यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया, इंटरनेशनल बुकर प्राइज, और एक बुकर प्राइज है, केवल बुकर प्राइज लिखा रहेगा, एक केवल बुकर प्राइज लिखा रहेगा, ठीक है। और एक इंटरनेशनल लिखा रहेगा जैसे यहाँ पर लिखा गया है। जॉर्जी गोस्पंदिनेव को सम्मानित किया गया, आपको पता है, ठीक है। और बुकर पुरस्कार 2023 यानी कि बुकर प्राइज 2023 पॉल लिंच को दिया गया है। पॉल लिंच आयरलैंड के हैं, आयरिश लेखक हैं पॉल लिंच, और उनको प्रोफेट सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया पॉल लिंच को, यहाँ मैं लिख देता हूँ पॉल लिंच को। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है जॉर्जी गोस्पंदिनेव को, ये बुल्गारिया की हैं, और इनकी जो रचना है टाइम शेल्टर के लिए इनको दिया गया है, ऑप्शन बी। तो दोनों ध्यान रखिएगा। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर है? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जर्मन वाच के द्वारा जारी किया जाता है। भारत का स्थान इसमें 13वां है, पहले स्थान पर इसमें कौन सा देश? अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे कि उच्च शिक्षण संस्थाओं की रैंकिंग में किसे सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का खिताब दिया गया है? तो देखिए जून 2023 में नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत
भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग जारी की गई है और जिसके तहत सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का खिताब भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए IISc बेंगलुरु वन वेब इंडिया 2 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया, वन वेब इंडिया 2 को। तो देखिए इसको जो है लॉन्च किया गया था किस व्हीकल से, तो LVM-3 से इसको लॉन्च किया गया है। अब जरा सा यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ मैं। देखिए LVM-3 M4 से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, पापुआ न्यू गिनी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री हैं जेम्स मारेपे, ठीक है ना। और पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरेस्बी है, पोर्ट मोरेस्बी याद रखिएगा, ठीक है ना। चलो उसके बाद देखिएगा, एशियन गेम्स 2023 में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने कौन सा पदक जीता। एशियन गेम का आयोजन चीन में हुआ था, होंगजू में। अगला एशियन गेम होगा जापान में, और इसमें स्वर्ण पदक जीता है भारतीय महिला जो कबड्डी टीम है, इसी ने स्वर्ण पदक, ठीक है, चीनी ताइपे को हरा करके। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश बना है। देखिए सॉफ्ट लैंडिंग एक प्रश्न बनेगा, सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का कौन सा देश, और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बना है। तो देखिए सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत चौथा देश बना है, ठीक है ना, और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बना है, फर्स्ट कंट्री बना है दक्षिणी ध्रुव पर। और सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बना है। भारत से पहले रसिया, अमेरिका और चीन कर चुके हैं ऐसा कारनामा। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति जो है किस भाषा से हुई है, तो पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति जो हुई है, यहाँ मैं लिखता हूँ ENVIRONNER, ठीक है ना। तो ये एक कौन सा शब्द है, फ्रेंच शब्द है, एनवायरोनर, एनवायरोनर पढ़िए इसको, ठीक है ना। और इसका मतलब होता है आसपास, पड़ोस, ठीक है, इसका मतलब होता है आसपास। तो फ्रेंच शब्द से हुई है, यहाँ पर फ्रेंच हो जाएगा। देखिए निम्न में से कौन कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है इसमें से, तो पंचगंगा और आपका घाट प्रभा, कोयना, तुंगभद्रा, ये सब कृष्णा की सहायक नदी हैं। यहाँ पर देखिएगा वर्धा और पूर्णा जो है ये गोदावरी की सहायक नदी है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन जो है ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए पश्चिमी घाट आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लिबेरो जो है या शब्दावली का संबंध किस खेल से है। तो लिबेरो जो शब्दावली है इसका संबंध वॉलीबॉल से है। अच्छा, वॉलीबॉल में पता है आपको एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 6 खिलाड़ी होते हैं, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। कबड्डी में कितने होते हैं, तो 7 खिलाड़ी होते हैं, जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नमक और रेत के मिश्रण से नमक को अलग करने का सही क्रम कौन सा, क्रम पूछा गया है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, नमक और रेत का जो मिश्रण है, मिश्रण को पानी में घोल देंगे और बालू को छान लेते हैं। फिर खारे पानी के घोल से पानी को वाष्पित करके नमक एकत्र करते हैं। तो यहाँ पर देखिए घोलना यानी कि डिजॉल्विंग, उसके बाद फिल्टरेशन यानी कि निस्पंदन, और फिर इवोपरेशन यानी कि वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सूर्य की किरणों की सहायता से संश्लेषित होता है। कौन सा विटामिन है, तो यह विटामिन जो है विटामिन डी है। विटामिन डी सूर्य की किरणों की सहायता से हमारे शरीर में संश्लेषित होता है और इसी कारण इसको सनशाइन विटामिन कहा जाता है। और यह शरीर में कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करता है। हड्डियों, दांतों को स्वस्थ रखने हेतु इनको पोषक तत्व की जो है आवश्यकता होती है, इस तरह की। तो विटामिन डी हो जाएगा। देखिएगा स्टिल्ट रूट्स मौजूद होते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, स्टिल्ट रूट्स का मतलब आप बोलचाल में जटा मूल कहिए, जटा जड़ जो होता है, जटा टाइप का जटा मूल, ठीक है। और अगर शुद्ध हिंदी की बात करें तो इसको अवस्तंभ मूल कहा जाता है, अवस्तंभ, ठीक है ना, अवस्तंभ मूल इसको कहा जाता है। ये होता क्या है, तो देखिए ये जो जटा जड़ें हैं यानी कि जो आपका स्टिल्ट रूट्स हैं वो निचले जो स्टेम है, निचले स्टेम नोड से ये उत्पन्न होती है और मिट्टी में गहरी हो जाती हैं। और इस प्रकार की जड़ आपने देखा होगा मक्का का पौधा गन्ना में और ज्वार में होता है। मक्का, गन्ना, ज्वार याद रखिएगा। तो यहाँ पर गन्ना और मक्का दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आवेशित चालक पर आवेश होता है। एक आवेशित चालक पर आवेश होता है। कोई भी आवेशित वस्तु है, चाहे वह धनावेशित हो या ऋणावेशित,
एक विद्युत क्षेत्र बनाता है, यानी कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है जो अपने आसपास के स्थान में प्रवेश करता है। अतः आवेश चालक के बाहरी सतह पर होते हैं, ठीक है ना, बाहरी सतह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि स्वपोषी में आंतरिक कोश की ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है। स्वपोषी में, स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाता है और ग्लूकोज के रूप में बनाता है, जिसके कुछ भाग का उपयोग जीवन प्रक्रियाओं के संचालन में करता है और कुछ को भविष्य के लिए ग्लूकोज बहुलक स्टार्च के रूप में संग्रहित कर देता है, इसलिए स्टार्च यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ईस्ट द्वारा अवायवीय श्वसन का उत्पाद है। ईस्ट द्वारा अवायवीय श्वसन का उत्पाद इसमें से कौन सा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तो आपका हो जाएगा कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर इथेनॉल और ऊर्जा, ठीक है ना, इथेनॉल यानी कि शराब हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, शराब और ऊर्जा। चलिए उसके बाद देखिए इनमें से कौन सा परागकण को संदर्भित करता है, कौन परागकण को संदर्भित करता है। देखिए जब एक पुष्प होता है ना, तो एक पुष्प का एक परागकोशी उसी या उसी प्रजाति के दूसरे फूल के जो स्टिग्मा है, वर्तिकाग्र है, वहाँ तक परागकणों का स्थानांतरण होता है और उसी को पॉलिनेशन यानी कि परागकण कहा जाता है। तो परागकोश से वर्तिकाग्र में पराग का स्थानांतरण, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि क्लिनिकल जो थर्मामीटर है इसकी रेंज क्या है, सीमा क्या है। तो क्लिनिकल थर्मामीटर का रेंज 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड है। उसके बाद अगर आपको लेबोरेटरी थर्मामीटर का रेंज पूछा जाएगा तो ये भी ध्यान रखेंगे -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ये आपका लेबोरेटरी वाला थर्मामीटर है। गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा गैस के अणुओं की बढ़ जाती है जब तापमान में वृद्धि होती है, क्योंकि तापमान में वृद्धि के साथ कणों की गति भी बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक हीटर जो है यह परिवर्तित होती है, परिवर्तित करता है। तो इलेक्ट्रिक हीटर जो है यह विद्युत ऊर्जा को जो है आपको उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स अगला है कि ENT, ठीक है ना, आई नोज थ्रोट, कान नाक गला डॉक्टर का उपयोग करते हैं। कई बार मैंने बताया है कि जो आँख नाक गले के डॉक्टर हैं या अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। मूल वस्तु के आकार से बड़ा जो प्रतिबिंब बनेगा इसमें, इसीलिए अवतल दर्पण राइट आंसर हो जाएगा। जो है आपका सोलर कुकर में भी इस्तेमाल किया जाता है, गाड़ी का हेडलाइट जो होता है उसमें अवतल दर्पण होता है, ठीक है। चलिए 62 है कि दहन एक प्रतिक्रिया है जिसमें एक पदार्थ के साथ प्रतिक्रिया करता है, जिसमें एक पदार्थ के साथ प्रतिक्रिया क्या करेगा। तो देखिए दहन एक रासायनिक प्रतिक्रिया है, आपको पता है, और इसमें पदार्थ ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है और देता क्या, उष्मा देता है। ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करेगा और उष्मा देगा। पानी को जीवाणु रहित करने के लिए प्रयुक्त अधातु है, यानी कि नॉन मेटल कौन सा है। तो यहाँ पर आपको पता है कौन सा अधातु हो जाएगा इसमें से, तो क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है पानी को जीवाणु रहित बनाने के लिए, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर बताइएगा। आभूषण बनाते समय सामान्यतः सोने के साथ मिश्रित धातु क्या है। तो आभूषण बनाते समय सोने के साथ जो है मिलाया जाता है तांबा और चांदी, दोनों मिलाया जाता है, तांबा और चांदी दोनों मिलाया जाता है। तो यहाँ पर तांबा भी दिया गया है और चांदी भी दिया गया है, सामान्यतः तांबा चांदी को मिलाया जाता है। तांबा यहाँ पर आंसर दिया गया है बुक में। बोतल और जार बनाने के लिए कांच जैसी सामग्री को बदलने के लिए किस प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। तो यह प्लास्टिक कौन सी है, प्लास्टिक जो है यह PET है, यानी कि पॉलीइथेनाइल यहाँ पर देखिए टेरेफ्लेट, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए पॉलीइथाइलिन टेरेफ्लेटलेट। चलिए उसके बाद देखिए किसी ध्वनि का जो पिच है किसके द्वारा मापा जा सकता है। ध्वनि का पिच जो है उसकी आवृत्ति से मापा जाता है, ठीक है ना। उच्च आवृत्ति वाली जो ध्वनि होती है उसका पिच उच्च होता है, जबकि निम्न आवृत्ति वाली ध्वनि का पिच निम्न होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचरण में मदद करता है। तो रक्त के संचरण में मदद करता है एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट जो है फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है, यानी कि RBC की बात की जा रही है। एरिथ्रोसाइट राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी इसमें से बल की इकाई नहीं है। डाइन बिल्कुल है, न्यूटन है, जूल भी हो जाएगा, जूल नहीं होगा सॉरी, पाउंड है। जूल जो है ये ऊर्जा की इकाई है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि 1 मीटर का 10 लाखवां भाग होगा। तो 1 मीटर का 10 लाखवां भाग जो होगा, यानी कि 10 के पावर -6, ठीक है ना, यह 10 लाखवां भाग है,
इसको हम लोग माइक्रोमीटर कहते हैं। तो माइक्रोमीटर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी एक न्यूक्लियस का भाग नहीं है, नाभिक का भाग नहीं है? तो देखिए नाभिक की अगर हम बात करते हैं तो इसमें नाभिक का भाग कौन सा नहीं है, तो ये सेंट्रोजोम हो जाएगा। सेंट्रोजोम नाभिक के पास स्थित होता है, एक छोटा स्मॉल बॉडी है, पिंड है, और कोशिका विभाजन, ठीक है ना, कोशिका विभाजन के दौरान सेंट्रोजोम विभाजित होता है और दोनों भाग विभाजित कोशिका के विपरीत दिशा में चले जाते हैं, माइटोसिस में, ठीक है। तो ये सेंट्रोजोम नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किन रसायनों के जैव आवर्धन से मानव में मिनीमाता तथा इटाई इटाई रोग होता है? तो मिनीमाता होता है मरकरी के पारा के अधिकता से, और इटाई इटाई कैडमियम के अधिकता से होता है। तो पारा यानी कि मरकरी और कैडमियम देखिए कहाँ पर दिया गया है, तो सबसे पहले मरकरी और फिर कैडमियम, तो मरकरी और कैडमियम यहाँ पर देखिए, मरकरी और कैडमियम, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पारा भी, ठीक है ना, मरकरी पारा देखी चीज है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु द्वारा संचारित होता है? वायु द्वारा संचारित इसमें से रोग आपका देख लीजिए, इसमें से एड्स तो नहीं होगा। उसके बाद क्षय रोग निमोनिया हो जाएगा, ठीक है ना, क्षय रोग निमोनिया यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जीवाणु से होता है। निम्न में से कौन सा गर्म रक्त यानी कि वार्म ब्लडेड वाले जंतुओं का समूह है? वार्म ब्लडेड की बात करते हैं तो इसमें आपका कौन सा आ जाएगा, तो पक्षी आ जाएगा, पक्षी आ जाएगा राइट आंसर। पक्षी वर्ग गर्म रक्त वाले होते हैं, जबकि जो मीन वर्ग है, मछली वर्ग और उभयचर और सरीसृप, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है ना, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कौन? मछली वर्ग, उभयचर और सरीसृप। तो यहाँ पर आपका पक्षी हो जाएगा। शरीर का कौन सा अंग ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर पैदा करता है? तो यह कौन करता है? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर पैदा करता है। तो फ्रेंड्स यह हाइपोथैलेमस करता है, हाइपोथैलेमस करता है, ठीक है ना, हाइपोथैलेमस राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि विकासवादी सिद्धांत के अनुसार नई प्रजाति का गठन सामान्यतः किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? तो फ्रेंड्स यह कई पीढ़ियों में विविधताओं का संचय के कारण होता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अनुवांशिकी का जनक किसको कहा जाता है? अनुवांशिकी का जनक किसको कहा जाता है, जरा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और देखिए 75 प्रश्न में जीके जी साइंस होता है, बाकी 75 से लेकर के यानी कि 76 से लेकर के 150 तक में मैथ रीजनिंग के प्रश्न है। टेलीग्राम से जुड़िए, पीडीएफ वहाँ पर आपको दे दिया जाएगा, निश्चिंत रहिएगा। इन 75 प्रश्नों में से अपना स्कोर बता दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स शेयर कर दीजिए।